जो कैमरे के पीछे कैमरा चलाना, कभी कभी उसके सामने कोई चीज़ों की एक्टिंग करना, ये किया करता था ये। और जो बात रही कि वो सिख परिवार से आना, तो देखिए मतलब कई लोगों को ये बात एक्चुअली नहीं पता होती। जो अब ज़्यादातर मीडिया का जो एक हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो सोचता है कि अच्छा मतलब सरदार मतलब पंजाब कनेक्ट कर लेता है, तो कहता है कि अच्छा इसको हम रिजेंबल करते हैं पंजाब से, मगर आप सोचिए कि हम मैं लखनऊ से हूँ। मेरी जो भाषा का जो आता है वो लखनऊ के लहजे से। तो अभी मैं आपको इसका ही एक वाक्य बताता हूँ कि अभी जब मुझे मौका मिला चमकीला में काम करने के लिए, इम्तियाज़ अली की सर की फिल्म है, मैंने कहा मैं लखनऊ से हूँ। कह रहे अच्छा इसी वजह से आप, कह रहे अच्छा आप सफाइयाँ ना बोलिए उसको, आप सफाइयाँ बोलिए। चीज़ों में इसे होता है कि जैसे कि अब कई फिल्में आती हैं जो लखनऊ में आती हैं बनने के लिए, तो उसमें मुझे मैं लखनऊ की किसी फिल्म में नहीं होता हूँ। जितने भी मेरे पास मोस्टली काम आते हैं वो आते हैं मुंबई के ही आते हैं। देखिए ड्रीम का क्या होता है ना कि ड्रीम एक पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा टारगेट बन जाता है। उसमें भी मुझे बहुत खुशी थी। सबसे पहली फिल्म जो मुझे मिली वो थी ये पिक्चर पाकिस्तान में बैन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजी मैक टेलीफिल्म्स पॉडकास्ट में। मैं कुणाल सिंह आज इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं एक ऐसे शख्स से जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, थिएटर भी करा है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं और फिल्मों की दुनिया में आज राज कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा गगनदीप सिंह डडियाला साहब जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप अपने कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ पे आए। स्टार्टिंग जर्नी बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ। एक नॉर्मल सिख परिवार से आप हैं, कोई ऐसा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो इसमें आना कैसा हुआ आपका? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कुणाल जी आपने मुझे बुलाया अपने डीजे मैक के प्लेटफॉर्म में, बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। जी तो जिस तरह से आपने पूछा, तो फिल्मों की लाइन में आने का मेरा शुरू से वैसे कोई सीन नहीं था। जी। मैं तो जाना चाहता था एक पायलट बनने के लिए, तो हाइट लंबी होने की वजह से पायलट नहीं बन पाया। फिर सोचा कि शायद आर्मी पर्सन ही बन जाऊंगा, वो बनना चाहता था, फिर वो भी नहीं बन पाया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कहें कि मैं एक्टर बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब बचपन में मैं अपनी चीज़ों को अब जाके एनालाइज करता हूँ कि मैं जो काम किया करता था, जो कैमरे के पीछे कैमरा चलाना, कभी कभी उसके सामने कोई चीज़ों की एक्टिंग करना, ये किया करता था, ये एक्टिंग से रिलेटेड है या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये मुझे जाके बहुत बाद में जाके पता चला। और जो बात रही कि वो सिख परिवार से आना, तो देखिए मतलब कई लोगों को ये बात एक्चुअली नहीं पता होती। जो आपने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल पूछा कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि भाई सिख खाली पंजाब में नहीं रहते। जी। बंगाली आदमी सिर्फ बंगाल में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में होता है। जी। और जिस तरह से मतलब कि नौकरियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, चीज़ें बढ़ने शुरू हो गई, सरकारी नौकरी भी है, तो भाई आर्मी में को आप ले लीजिए, तो क्या आर्मी में जो सिख होते हैं वो सिर्फ क्या पंजाब में ही बॉर्डर सिक्योर कर रहे होते हैं? हर जगह कहीं पोस्टिंग आ रही है, कभी किसी का आ रहा है। बिल्कुल सही। ऐसे मेरे पापा, मेरे दादाजी रेलवे में रहे। अच्छा। तो जब पार्टीशन के टाइम पे, तो दादाजी रेलवेज में थे, लोको पायलट थे वो। अच्छा। तो जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद पंजाब में आ गए, मतलब पंजाब अमृतसर में। पंजाबी तो पंजाब को जब काटा गया तो वो अमृतसर हो गया। जी। तो वो लोकोमोटिव पहले ही चलाते थे, तो यहाँ भी अपना लोकोमोटिव ही चला रहे थे। उनकी पोस्टिंग आ गई अपना यहाँ पे लखनऊ के पास में ही, हमारा पास में पड़ती है एक जगह गोंडा। हाँ, गोंडा। जी, सुना है। तो वहाँ गोंडा में आ गए। गोंडा में पापा पैदा हुए। जी। पापा भी रेलवे में हुए, उनकी पोस्टिंग आ गई लखनऊ। अच्छा। लखनऊ में हम पैदा हुए। तो तो ऐसे ही सिख जो फैमिलीज हैं वो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली बताऊं आपको, मैं थाईलैंड में शूट कर रहा था। अच्छा। तो थाईलैंड की शूटिंग में जब बैठ के शूट कर रहा था, तो वहाँ पे जो एक मेरी फैमिली बनाई हुई थी, जहाँ मेरे दादाजी, मेरे पापा और ये सब बनाए हुए थे उन्होंने। अच्छा। तो वो एक्चुअली कितने सालों से उनकी जनरेशन थाईलैंड में ही रह रही है। वो जापान में रहते थे, यहाँ। तो इसको जनरलाइज करना एक बहुत ही छोटे एक कहें कि कम्युनिटी सोचती है कि भाई जो सरदार है वो पंजाब में मिलेगा। ऐसे ही ज़्यादातर मीडिया का जो एक हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो सोचता है कि अच्छा मतलब सरदार मतलब पंजाब कनेक्ट कर लेता है। अब इस चीज़ से मुझे अपनी फिल्मी दुनिया में फ़ायदा भी और नुकसान भी दोनों आप कहेंगे, मगर कुछ बताइए इसके बारे में, क्या फ़ायदा क्या नुकसान? तो मेरे को बहुत सारे, मतलब मैं यही कहता हूँ कि लोग जैसे अब बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं तो कहता है कि अच्छा इसको हम रिजेंबल करते हैं पंजाब से, मगर आप सोचिए कि मैं लखनऊ से हूँ, तो मेरी भाषा बहुत साफ है। जी। पंजाब की भी नो डाउट भाषा साफ है, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ की भाषा खराब है, मगर उनके हिसाब से वो भाषा बहुत मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। मेरी जो भाषा का जो आता है वो लखनऊ के लहजे से यहाँ के शब्द आते हैं। तो अभी मैं आपको इसका ही एक वाक्य बताता हूँ कि अभी जब मुझे मौका मिला चमकीला में काम करने के लिए, इम्तियाज़ अली की सर की फिल्म है। अच्छा। लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुई है, अमर सिंह चमकीला।
तो जिस दिन हम लोग का शूट चल रहा था तो हालांकि वो एडिट में वो पार्ट कट गया, तो मुझे एक डायलॉग दिया गया उसमें, चमकीला का गाना है रात नु सुलह सफाइयाँ, तो ये पंजाबी का उसका गाना है रात नु सुलह सफाइयाँ। तो अब उन्होंने कहा 3 ओके एक्शन, तो बोला कि डायलॉग रीटेक फिर से लेते हैं, फिर एक्शन, फिर रीटेक। फिर धीरे से आए पास में, कहते कि आप क्या बोल रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं रात नु सुलह सफाइयाँ बोल रहा हूँ। सफाई मतलब एक नॉर्मल वर्ड सफाई हुआ। कह रहे आप हैं कहाँ से? मैंने कहा मैं लखनऊ से हूँ। कह रहे अच्छा इसी वजह से आप, कह रहे अच्छा आप सफाइयाँ ना बोलिए उसको, आप सफाइयाँ बोलिए। अब कह रहे कि सॉरी मैं आपको वो चेंज कर रही हूँ इस बात के लिए, लेकिन एक सही आदमी को जो सही चीज़ बोलना चाह रहा है मैं उसको गलत बोलने पे कह रही हूँ, क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि गलत बोल ली गई, क्योंकि हम उस टाइम की फिल्म बना रहे हैं और वो गांव के लोग उसी हिसाब से समझेंगे उसको, तो आपको एग्जैक्टली वही गलत वर्ड ही बोलना पड़ेगा। तो ये मेरा फायदा भी है और दोनों नुकसान भी है। जी 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 जी। और कई चीज़ों में इसे होता है कि जैसे कि अब कई फिल्में आती हैं जो लखनऊ में आती हैं बनने के लिए, तो उसमें मुझे मैं लखनऊ की किसी फिल्म में नहीं होता हूँ। जितने भी मेरे पास मोस्टली काम आते हैं वो आते हैं मुंबई के ही आते हैं। तो क्योंकि जब यहाँ आदमी फिल्म बनाने के लिए आता है लखनऊ में, तो उसके दिमाग में ये होता है कि यहाँ मुझे मतलब जिनके बाल नहीं मतलब बाल कटे, तो उनके वो लोग बहुत सारे रोल कर सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं, मुसलमान भी बन सकते हैं, सारे कैरेक्टर। मगर हम स्पेसिफिकली एक ही कैरेक्टर करते हैं, सिख का कैरेक्टर कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा कुछ किया तो भाई बाबा बन गए, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी खोल के तो हम बाबा का हमने कैरेक्टर कर लिया। तो बस ये डिफरेंस हो जाता है। मगर आपके पॉडकास्ट के थ्रू और मीडिया के थ्रू मैं लोगों को कम्युनिकेट करना चाहूँगा जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि जब आप लखनऊ में शूटिंग के लिए आएँ तो सिर्फ इसको ना सोच के आएँ कि हमें यहाँ सिख नहीं मिलेगा, यहाँ और कोई नहीं मिलेगा। तो हम लोग आपके लिए एक एक्टर्स का बहुत बड़ा एक चंक है जो आपको सर्व करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थोड़ा और अपने वर्क के बारे में बताइए, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। पहला ऐसा कोई मूवी या पहली कैरेक्टर या पहला ऐसा कुछ रिकॉग्निशन मिला हो जो आप बहुत खुश हुए हो और आपने फैमिली वालों को भी बताया हो, या ऐसा पहला अमाउंट आपका जो मिला हो जो आपने काम किया इस इंडस्ट्री में तो आप बहुत खुश हुए हो अंदर से कि हाँ आज मैंने अचीव कर लिया है कुछ, कि ये मेरा ड्रीम था, या वो ड्रीम अभी अचीव नहीं किया है, कुछ और आप चाह रहे हैं कि ये ड्रीम जॉब मेरा हो, ऐसा कुछ बताइए। देखिए ड्रीम का क्या होता है ना कि ड्रीम एक पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा टारगेट बन जाता है। हाँ। तो ड्रीम पूरे बहुत सारे भगवान की दया से होते रहे और एक नया जैसी ड्रीम वो पूरा होता है एक नया ड्रीम बन जाता है। जी जी। तो वो खुशी का जो एहसास आप कहें तो वो होता है सबसे पहली वाली जो आपने पूछा कि सबसे पहली फिल्म पहला वाला। जी जी जी। तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी थी। सबसे पहली फिल्म जो मुझे मिली वो थी ये पिक्चर पाकिस्तान में बैन है 2016 में ये पिक्चर। तो ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये बैन नहीं है पिक्चर, मतलब ये इसका टाइटल ही था। ये पिक्चर का नाम ही था ये। अच्छा। तो वो मुझे सबसे पहली फिल्म ऑफर हुई थी। ठीक। तो वही जो आप पूछ रहे हैं कि ये खुशी, तो सबसे ज्यादा खुशी थी उस टाइम पे कि अरे वाह, अरे यार अब तो मैं फेमस हो जाऊंगा, अब तो सब लोग देखेंगे, मजा आ जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो आज की डेट तक वो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई किसी कारणवश, जो भी हुआ होगा। जी। तो वो एक्साइटमेंट जो था फर्स्ट फिल्म का कि अरे यार ये होगा वो होगा, मम्मी पापा को बताएंगे ऐसा होगा, वो फिलहाल खत्म हो गया मेरा उसी टाइम पे ही। ओके। अब उसके बाद कहिए कि वो अच्छा भी हुआ, एक बहुत अच्छी बात भी हुई कि वो नहीं फिल्म आई, क्योंकि फिर अगर वो फिल्म आ जाती हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर में कोई ऐसा चेंज आ जाता जो नेगेटिव होता, और भगवान नहीं चाह रहा था। भगवान कह रहा था कि जहाँ हो बेटा वहीं रहो। सही बात है। तो हो सकता है कि उस जानबूझ के उन्होंने फिल्म ना रिलीज करने दी हो। फिर मैंने अपने ऊपर भी और भी वर्क करना शुरू किया, क्योंकि हो सकता है कि वो फिल्म रिलीज हो गई होती और मुझे कोई ऑफर मिल गया होता तो मैं बाकी जो चीज़ें मेरी सीखने के लिए बची थी वो ना सीख पाते। वो नहीं हुआ, मैं ग्राउंडेड ही रहा और मैंने 10 चीज़ें और थिएटर में और चीज़ें मैंने सीख ली। जी। तो इन चीज़ों की शुरुआत हुई। उसके बाद जो ऐसे धीरे धीरे मुझे छोटे काम मिलने लगे। जी, तो जी। आप मुझे जो मेरे को जहाँ से शुरुआत हुई वो असूटेबल बॉय, अच्छा सूटेबल जी, वहाँ से शुरुआत हुई। तो मीरा नायर मैम ने मुझे चांस दिया, बहुत एक छोटा सा कैरेक्टर था वो मैंने प्ले किया। अच्छा। धीरे धीरे ऐसे करके ग्रहण मैंने की, जो कि आप हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा जी, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपकी धक धक है, नेटफ्लिक्स पे वो है। अच्छा। वो भी अपना फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अच्छा। तरुण रुडेजा सर को उस फिल्म के लिए। जी। तो उसमें तरुण रुडेजा सर ने मुझे चांस दिया। उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ, हर एक फिल्म की एक बहुत सारी बीच बिहाइंड द सीन कहानियाँ होती हैं, वो भी कभी मैं आपसे जिक्र करूँगा अगर जो बात होगी। उसके बाद मुझे चमकीला में काम करने के लिए मौका मिला आपने। जी। इम्तियाज सर से।
रिसेंटली मेरी एक अभी और वेब सीरीज आई है। अच्छा। वो आपको अमेजॉन मिनी टीवी के ऊपर मिल जाएगी, हार्ट बीट्स नाम से। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। मैं कहता हूँ मेरे लिए मत देखिएगा, मगर वैसे ही आपको देखना चाहिए। डॉक्टर्स का डे टू डे लाइफ स्ट्रगल क्या होता है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं और आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, और हमें लगता है कि वो कुछ नहीं करते। तो उनकी मतलब स्टोरी दिखाई गई, डॉक्टर्स की लाइफ मतलब कैसी जी होती है। जी जी जी। और काफ़ी सीरियल्स और काफ़ी मैंने वो तो किए ही। जी जी। कोई ऐसा सर प्रोजेक्ट बताइए, या ऐसी फिल्म या ऐसा वेब सीरीज जो भी आपने अभी तक किया है जो बहुत दिल के करीब हो, और ऐसा भी कोई रोल जो आपको लगा कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन करने गए तो थोड़ा मतलब आपको लगा डिफिकल्ट है यार, मैं पहले सोच रहा था कर लूँगा, लेकिन जब एक्चुअल करने गए तो थोड़ा डिफिकल्टी आई। ऐसी कोई 2 रोल बताइए जो प्रोजेक्ट बहुत खास भी हो दिल के, और ऐसा कोई रोल जो आपको लगा शुरुआत में कि आसान है, लेकिन जब असली में करा तो आपको लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट था यार ये तो। ऐसा कुछ शेयर करिए। हाँ, तो अभी ये जो आपने पूछा ना, तो मुझे एक याद आ गया कि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा वाकया था इसका जी। तो वैसे वैसे हर प्रोजेक्ट ऐसे ही लगता है कि भाई उसमें डर भी होता है, खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है। एक तो पहले आप ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन देने के बाद आपको इंतजार होता है क्या मैं सेलेक्ट हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, या क्या आता है। ठीक। जिस दिन सिलेक्शन का मैसेज आता है, आप लॉक हो गए, तो एक फटाक से खुशी मिलती है और फटाक से हो जाता है कि अब क्या, है ना, कि अब क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर आप जब फिल्म सेट पे पहुंचे तो फिर आपको स्क्रिप्ट मिलती है, फिर आप पढ़े, आपने उसको देखा, उसके बाद आप सोचने लगते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो यही जो आपने पूछा, इससे मुझे वाकया याद आया। जी जी। अभी एक मेरी वेब सीरीज आने वाली है। अच्छा। यूनियन मेकिंग ऑफ इंडिया। ठीक। इसमें आशुतोष राणा साहब हैं और के मेनन साहब हैं, बहुत अच्छे, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जी। तो जब मैं इस फिल्म के लिए मैं लॉक हो गया और इन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह भेजी, तो अब होता क्या है कि हम स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। ठीक। तो हम अपने हिसाब से कैरेक्टर को एनालाइज करते रहते हैं कि भाई मैं ऐसे जाऊंगा, ये होगा, ये परफॉर्म करूंगा और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक। आप अपने तरीके से सोच रहे हैं। एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर आएगा, वो पूरी ब्रीफिंग लेके आया है डायरेक्टर के साथ बैठ के सारी, वो अपने तरीके से आपको बताएगा। एक्चुअली जब आप पहुंचेंगे सेट के ऊपर, डायरेक्टर हो सकता है कुछ और ही सोच रहा हो वहां पे। तो ये जो सारी चीज़ पूछी, तो उसमें मेरे को याद आया कि जब हम इस कैरेक्टर के लिए, जब मैं रिहर्स कर रहा था, तो जब वैनिटी में बैठ के मैंने पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, सब कुछ मैंने तय कर लिया कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे देखूंगा। मतलब मैं आपको सीन पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है सारी चीज़ें। मैं आपको रैंडम आइडिया दे रहा हूँ। ठीक। तो मैं ऐसे करके वहाँ पे देखूंगा सामने, और वो मुझे दिख जाएगा कैरेक्टर, और फिर मैं ऐसे बोलूँगा उसको डायलॉग, और सीधा सीधा काम हो जाएगा। ठीक है भाई। सुबह अब आपका जब बारी आती है तो आपको पता नहीं है कि अभी बारी आए, 1 घंटे में आ जाए, 5 मिनट बुला ले, या किसी सीन को डायरेक्टर खत्म कर रहे हैं तो कितनी देर में बुलाएं। ठीक। तो करते 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 ऐसे 2-3 घंटे बीत गए। मैं आराम से बैठा हुआ था वैनिटी में, बुला लिया, कॉल कर लिया उन्होंने। अच्छा, जब कॉल किया तो जहाँ पे सेट लगा था एक्चुअली, तो मैंने अपनी सीन को अपनी तरह में इमेजिन करके रखा है कि मैं ऐसे देखूँगा। अब उसने वहाँ से डायरेक्टर ने बता दिया कि ओके आप ये करेंगे, तो आप एक काम करिएगा, वहाँ से चलते हुए आइएगा। अच्छा। और इधर देख के ये बोलिएगा, तब तक ये पीछे से आएंगे, आपको काउंटर डायलॉग्स देंगे, फिर आप वो दोनों की बातें करिएगा। ठीक। तो आइए एक बार इसको रिहर्स कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, अब जितनी चीजें मैं बना चुका था अपने दिमाग में, वो सब धराशायी हो गई उस पॉइंट पे। बिल्कुल। हाँ। अब डायरेक्टर ने कहा बोलने के लिए कि आइए एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, आप दोनों आपस में डायलॉग बोलिए। अब जैसे ही उसने मेरे को एक्टर ने मुझे डायलॉग दिया, उसको पूरे अच्छे से बहुत एकदम फिट याद थे, तो उन्होंने मुझे डायलॉग्स दिए। मैं थोड़ा सा ब्लैंक आउट ही हो गया कि तो मैं डायलॉग, तो वो घबरा गया कि यार इसको तो हफ्ते भर से स्क्रिप्ट दे के रखी हुई है, इसने अभी तक डायलॉग ही नहीं याद किए। अब और वो कह रहा था कि करीब शाम के बज रहे होंगे, वो 6-6:30 बजे के करीब था हमारा, और वो विरार के आगे कहीं, मुंबई में विरार के आगे बहुत दूर पे शूट चल रहा था, और लोकेशन का भी वो आखिरी दिन था वो, और अंधेरे से पहले हमें वो शॉट खत्म करना था। अब वो उसकी धुक धुक होने लग गई कि यार ये तो हमें फंसा देगा अभी 1-2 घंटे और। तो मैं जब बैकआउट हो सर आप कर लेंगे ना, मैंने कहा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं जहाँ से मेरा पोजीशन स्टार्ट होनी थी, फर्स्ट पॉइंट से मैंने वहाँ से निकलना शुरू किया जी। अब इसमें रिहर्सल का कोई चांस नहीं था इसके बाद की। इसके बाद था कि अब टेक ही लेना है, हुआ नहीं हुआ कि नहीं हुआ। ठीक। वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ आए, डायलॉग बोला, और डायलॉग बोलने के बाद मुड़े, अपना वहाँ वाला डायलॉग ख़त्म किया। ठीक। और सिर्फ सिंगल शॉट में पूरा टेक खत्म। उन्होंने 3 कैमरे पहले से फिट कर लिए, क्लोज वाइड सारे, एक उसके ऊपर, मेरे को एक्टर के ऊपर, एक मेरे ऊपर, एक वाइड पे लगा के एक शॉट में काम खत्म। बहुत बढ़िया सर।
तो यही मैं कह रहा था कि जब हम प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर लेना तो कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी हम एक्टर मतलब हम लोग को ये उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग को जो बता दिया था कि नहीं आप तैयारी करके रखो, ये करके, नहीं भैया, आप एक बार स्क्रिप्ट आपको मिली, आप पढ़ लो, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर पूछे थे आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है तो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से फ्रेम कर लो, फ्रेम उसको करने दीजिए, क्योंकि उसका विजन आगे से पीछे तक का है। आपके विजन तो उस पर्टिकुलर एक सीन के लिए जरा से। जी जी जी। तो अभी हम बस उतने ही आर्टिस्ट है कि जरा के सीन के लिए हैं। अरे नहीं सर, अभी बढ़िया है, बढ़िया है। हम आप दुआ करेंगे और ऑडियंस दुआ करेगी तो और आगे बढ़ेंगे और बड़े भी आपको बड़े पर्दे पे और लंबे रोल के लिए दिखेंगे। बिल्कुल सर। सर अच्छा, एक सवाल मेरे दिल में और आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई एक्टर या ऐसा कोई डायरेक्टर आपके मन में हो जिनसे आप काम करना चाह रहे हो कि यार इसके साथ मुझे काम करना है, या साथ में कोई ऐसी एक्ट्रेस या इनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, कोई ऐसा आपका मन में कोई एम है? यही मेरा चमकीला को लेके था। अच्छा, चमकीला वाला ही आपका ड्रीम हो गया? जी जी जी। अच्छा अच्छा। जब मैंने जब भी मैट देखी और सर की बाकी फिल्में देखी, अपना रॉक स्टार, मतलब आपका ये था कि इम्तियाज सर के साथ काम करने का मौका मिल जाए? मैंने सोचा ही नहीं, मतलब मैं सच बताऊं आपको, मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छे लगते हैं मतलब डायरेक्टर इम्तियाज सर, मतलब अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं इनके साथ काम करने में सोच ही पाया था कि मैं मौका मिलेगा। ठीक, मैंने तो ऑटो रिजेक्ट। तो सर इसका बताइए चमकीला फिर कैसे मिली, मतलब ये थोड़ा बताइए, बहुत अच्छा लगेगा ये तो स्टोरी कि चमकीला आपको कैसे मिली मूवी, और वो कैरेक्टर जो आपने बताया इस मूवी में आपने किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। तो क्या था कि ये करीब मेरे ख्याल से 2022 की शायद अक्टूबर की बात है ये जी। 22 हाँ 22 की ही, एग्जैक्टली 22 की ही, ठीक 22 की 2022 की बात है। तो अक्टूबर में इसके ऑडिशन शुरू हो गए थे। अच्छा। तो मुझे 3-4 जगह से सेम कैरेक्टर के लिए 3-4 जगह से ऑडिशन आए हुए थे। तो जब ये चल ही रहा था प्रोसेस, खाड़को, इस जो मेरा कैरेक्टर है उसको खाड़को बोलते हैं, ठीक। तो उस टाइम तक नहीं पता था कि ये किस चीज़ के लिए होने वाली है, क्या होने वाली है। तो उन्होंने सीधा ऑडिशन मंगवाया था मुझसे, ठीक। फिर होता क्या है कि एक मेन कास्टिंग डायरेक्टर होता है और वो बहुत सब कोऑर्डिनेट्स को काम बांटता है। अच्छा। तो वो कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू वो काम आया था। अच्छा। मगर जब वो रियली कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया तो वो पूरी ब्रीफ देते हैं कि कौन फिल्म बना रहा है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कौन डायरेक्ट करेगा, सारी चीज़ें बात है। वहाँ से मुझे पता चला कि वो जो कोऑर्डिनेटर को मैंने जो ऑडिशन दिया था वो है इम्तियाज़ अली सर की फिल्म के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने रिसर्च सारी की कि कौन कौन है इसमें लीड कर रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, ठीक। वहाँ से मुझे इसका पता लगा। फिर ये ऑडिशन दे दिया था, इसका पता नहीं रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, लेकिन दे दिया था आपने? जी, ऑडिशन दे दिया था, ठीक। नवंबर के फर्स्ट वीक में वहाँ से उनका एक फाइनल आया था, एक फाइनल आपको ऑडिशन देना है फाइनल राउंड के लिए। ओके ओके। वो जब मैंने दिया उसके बाद लॉक हुआ। अच्छा, उसके बाद जब से मैंने आपको बताया था ना कि ये पिक्चर पाकिस्तान में बैन वाला इंसिडेंस हुआ, तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। आज आप मुझे बताइए कि आपको इतने अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाऊँगा। जी 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 जी। तो हुआ ये कि इसके लिए भी मेरे को खुशी नहीं हो रही थी। मुझे पता था कि मैं लॉक हो चुका हूँ, सच्ची, मगर मैं खुशी को दबा के बैठा हुआ था कि हो जाए एक बार, जब मैं मिल ही लूँ, जब फाइनली काम हो ही जाए तब वो कहने का मज़ा है, ठीक। तो ये बात हुई। उसके बाद जब अब आप छोटे एक अपने गॉड फादर को समझ लीजिए देख रहे होते हैं तो आपको एक बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा से सोचता था कि रॉक स्टार के टाइम से, मैं आपको बताने चाह रहा था कि रॉक स्टार की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैं कॉलेज पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो जब इम्तियाज सर की रॉक स्टार आई थी तो मैं साहू, अपने लखनऊ में साहू सिनेमा आज़ादगंज में, उसके फर्स्ट पे बैठ के, क्योंकि पैसे इतने होते नहीं तो खुद ही कमाने हैं, तो 20 रुपए की शायद मेरे ख्याल से टिकट थी, तो फर्स्ट में बैठ के देखी थी। ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता था, ऐसे घूम गए पूरा, क्योंकि बालकनी जाने का कोई सीन ही नहीं था। वहाँ से बड़ा अटैचमेंट था कि इनकी जो फिल्में होती हैं टचिंग होती हैं, मगर तब भी सोचा नहीं था कि मौका मिलेगा। मगर जब फर्स्ट टाइम उनसे मिले तो उनका भाई लहजा इतना अच्छा, इतना प्यारा बात करने का, इतना सॉफ्ट स्पोकन, वो उनकी आवाज़ इतनी रहती है, आप ना बेटा ऐसे आइएगा और इधर जाइएगा और ऐसे करिएगा, हाँ 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 आइए आइए लेते हैं फटाफट, कोई बात नहीं। और आपको इतना मेंटली फ्री करते हैं ना वो चीज़ों के लिए कि आप एज एन एक्टर कभी घबराएंगे नहीं, मतलब कोई भी सीन को लेकर आपको इतना फ्री। तो एक बार तो अभी ऐसा हुआ हम लोग की सीन में, तो उन्होंने ऐसे सीधा कह दिया कि यार देखो आज कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही वाला सीन करना है इसका। हालांकि उनको बहुत सारे सीन करने थे, मगर आप हमको लोगों को यही सीन करना है और कोई इसका सीन नहीं करना। इससे क्या हुआ कि हम इतना मेंटली फ्री हो गए कि हम पहले दूसरे टेक में काम खत्म कर दिया हमने। वेरी गुड। जी जी। तो उन्होंने किया बाकी,
तो जब उनसे मिले, उनका वही नेचर देखा, तो वो पता लगा कि यही सेम चीज़ इनकी फिल्मों में झलकती है। ठीक ठीक जी सर। थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं, इस एंटरटेनमेंट लाइन कह लीजिए या एक्टिंग लाइन कह लीजिए, कुछ अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए थोड़ा हम लोग को, कि पढ़ाई आपने सोचा था कि मुझे यही पढ़ाई करनी जिससे मैं इस लाइन में आऊँ, या ये मतलब रास्ता कैसे बना, ये प्री प्लान था या कैसे, या किसी ने आपको गाइड किया कि ये करो? थोड़ा अपने एजुकेशन और इसके बारे में बताइए सर। तो नहीं, कभी ऐसा नहीं था। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक्टिंग लाइन में आ गया। अच्छा। और बाद में पता चला कि मेरे जितनी भी बचपन की चीज़ें चलती थी वो मेरे को पुश कर रही थी टुवर्ड्स एक्टिंग। ओके। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये रास्ता भाई इधर जाता है। हाँ। तो हुआ ये कि मैं जब स्कूल टाइम में भी हुआ करता था ना, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस, छोटा सा कैमरा था, मैं ऐसे करके इधर बनाया, ये बनाया। अच्छा, फुटबॉल अच्छा, के अच्छा। मैं बास्केटबॉल खुद खेलता था। तो बास्केटबॉल के बनाया, कभी वो बास्केटबॉल के वो पोल के ऊपर ही, बास्केट के ऊपर चढ़ के बैठ गए, वहाँ अच्छा, फोटो, अरे बाप रे। वो सब बना रहे हैं। तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो आपको फोटो मिल जाएगी वो वाली उस टाइम की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बनाता रहता, मगर मुझे ये नहीं पता था कि हाँ भाई ये इसका रास्ता ये है या इस फील्ड में जाने का। ठीक है। तो जब मैंने अपना 12th पास आउट कर लिया तो कहाँ से आपने सर स्कूलिंग करी है? मैंने केंद्रीय विद्यालय लखनऊ बहुत फेमस और अच्छा स्कूल है यहाँ का। जी। तो मेरा जो प्राइमरी गुजरा वो मेरा क्राइस्ट चर्च कॉलेज, ये आपका हजरतगंज में। जी। तो वहाँ हुआ। उसके बाद 5th से मैं केंद्रीय विद्यालय में आ गया। पहले RDSO में था। अच्छा। उसके बाद 6th क्लास से मैं कैंट में ही रहा। और 12th तक मैंने वहीं पास आउट किया। अब जब मैंने पास आउट कर लिया तो 12th के बाद फिर मतलब क्या हुआ ये हाँ, 12th के बाद की कहानी ये है कि जब मैं फौज में जाना चाहता था, पायलट बनना चाहता था, तो मैंने NDA के एग्ज़ाम दिए, उसमें मैं पास नहीं हुआ। तो वो सिलेक्शन नहीं हुआ आपका? मेरा सिलेक्शन पास ही नहीं हुआ। मैंने मतलब पहले NDA का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट जो होते हैं वही नहीं क्लियर कर पाया, तो फिर आगे की तो बात ही अलग है। तो वही नहीं गया। तो मन तो निराश था ही। साथ में मैंने क्या किया हुआ था 12th में, जब ऐसे कहा था कि फॉर्म भरे जाते हैं, तो मैंने सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भरा था, वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का। उसके अलावा कोई मैंने भरा ही नहीं था। ठीक। तो आप थैंकफुली कहें या सॉरी कहें, तो उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा, उसमें हो गया। लेकिन जब हम काउंसलिंग के लिए जिस टाइम पे पहुंचे तो करीब 15 मिनट हम लेट हो गए, तो हमारी सीट जो है किसी और को जा चुकी थी। वो मतलब वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया आप? जी। अरे बाप रे। तो ये तो गम की बात है। और खुशी की बात ये है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। तो वो कह रहे थे कि भाई तुम कर लो, जो तुम्हें ट्राई करना है कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं और ही लेके जा रहा हूँ, एक बेहतर जगह पे। ठीक। तो जब उन्हें वहाँ से रिजेक्ट हो गए कि जब नहीं मिली तो साल तो वेस्ट करना नहीं था। तो हुआ ये कि साल तो वेस्ट हमें करना नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे बैठा हुआ टीवी देख रहा, तो मैंने कहा कि यार ये मास मीडिया चल रहा है, इस मास मीडिया में ये सामने जो न्यूज़ चैनल में एंकर आ रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये क्या होता है। तो वहीं देखा तो एक चैनल के नीचे वो चल रहा था कि हम मास कम्युनिकेशन की, हाँ, टिकर चलता था नीचे। अभी भी टिकर चलते हैं, मगर और किसी और चीज़ों के लिए चलते हैं। मेरे ख्याल से खबरों लोग नहीं चलते, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख नहीं पाते और न्यूज़ उसी में देखते हैं जो शॉर्ट्स में आ जाती हैं। तो वो टिकर जो चल रहा था उसमें लिख के आ रहा था कि मास मीडिया की पढ़ाई के लिए। तो मैं वैसे जब गया था वो पढ़ने के लिए, तो मैंने आपको बताया था स्कूल में कैमरा लेके इधर शूटिंग करते थे, तो मैं कैमरा पर्सन ही बनने गया था वहाँ पे। अच्छा, ओके। मतलब वो ऐड देख के आपने सोचा कि कैमरे के लिए कुछ कैसे कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अरे हमने कहा विधानसभा घूमने को मिलेगा, इधर घूमने जाएंगे, वो सब तो ऐसा कर लेते हैं। तो जब मैं गया मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे कहिए कि उन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया कि मैं सिर्फ कैमरा की पढ़ाई की बजाय मैं मास कम्युनिकेशन ही क्यों नहीं कर लेता हूँ, पूरा कोर्स कर लीजिए। पूरा कोर्स कर लिया, क्योंकि मैं अभी 12th पास आउट हो गया था। इससे क्या होगा, मेरा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और मैं जो चीज़ कैमरा पढ़ना चाहता हूँ वो भी पढ़ लूँगा और साथ में। तो मैंने कहा हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं, मेरा साल भी वेस्ट होने से बच रहा है और ग्रेजुएशन की मेरे को 1-2 डिग्री मिल जाएगी और मैं जो सीखना चाहता हूँ वो भी सीख जाऊँगा। ठीक बात है। तो जब ये शुरुआत हुई तो मैंने कहा ओके, मैंने एडमिशन ले लिया। तो वहाँ से मेरी मास कम्युनिकेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। यस। तो मैं इस तरह से आया मास मीडिया में। तो वही फर्स्ट ईयर हम लोग को प्रिंट पढ़ाया गया, मतलब मैगजीन, न्यूज़पेपर से ये सारी चीज़ें। सेकेंड ईयर में रेडियो पढ़ाया गया। फिर थर्ड ईयर में जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ाया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी फिक्शन, नॉन फिक्शन मतलब ये आपके ये सब हो गया कि न्यूज़ चैनल जो एक्चुअल रिपोर्टिंग करते हैं, जो सच घटनाओं पे आधारित है। आज ये हुआ, आज इलेक्शन के आ गई है, तो ये नॉन फिक्शन रियलिटी की चीज़ें हो गई, जिसमें मेरा इंटरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं इधर प्रिंट मीडिया देख के आ चुका था फर्स्ट ईयर में कि उसमें क्या होता है। क्योंकि इंटर्नशिप हो, इस हिसाब से मैंने काम भी किए फील्ड में, तो मुझे लगा ये मेरे बस का नहीं है। भाई धन्य है वो लोग जो मतलब मीडिया में काम करते हैं, उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे बस का नहीं था वो। तो मैं जो हूँ, मैं फिक्शंस में गया। फिक्शन में आपका मन लगा मतलब। जी।
तो मेरी शुरुआत हुई, सबसे पहला जो मेरा सीरियल था वो उस टाइम पे लाइफ ओके चैनल आया करता था जी, लाइफ ओके, हाँ। उस पे 2 दिल एक जान आया करता था, और हाँ, साथ बिल्कुल, में ही बिल्कुल। उनका नौटंकी नाम ना लूँ, और साथ में ही उनका मधुबाला सीरियल चला सीरियल भी करता आता था, तो हाँ। मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें गया। अच्छा, मतलब पहला आपका एज अ जॉब कह लें या कुछ कह लें, इंटर्नशिप कह लें, असिस्टेंट डायरेक्टर का था। जी 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 अच्छा, जी, अच्छा, जी। अच्छा, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी तक मैं कहीं नहीं था। ओके, सामने मतलब फ्रंट स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन अभी रहा। ठीक। इससे पहले मैं थिएटर किया करता था, हमेशा थिएटर अच्छा। करता रहता था। जी, जी, जी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो संपर्क में आया तो मैं बिहाइंड द सीन ही आया। हुँ। तो जब मैं ये सीरियल्स कर रहा था, मधुबाला और अपना 2 दिल एक जान, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते थे, क्रू मेंबर हमारे, जो मेरे सीनियर एडीज थे और डीओपी टीम के हो गए, कहाँ ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो यार, अच्छे खासे दिखते हो, सब बढ़िया है, तुम जाके एक्टिंग करो। तो मुझे लगा कि ये मेरे को मतलब फालतू की मस्ती ले चने के रहे हैं, झाड़ में चढ़ा चढ़ा रहे हैं, रहे हैं, क्योंकि हाँ। लोगों ने बताया था कि मुंबई में ऐसे लोग होते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और ये करेंगे वो एक्टर बना करेंगे। दूंगा, तो ये मैंने कर कहा कि हाँ, ये दूंगा। कर दूंगा वो कर दूंगा। सॉरी। तो मुझे लगा कि मेरे इसीलिए ये मेरे खेल रहे हैं मेरे से। तो जब धीरे धीरे मगर टाइम बीतने लगा तो मैंने देखा कि भाई नहीं, कुछ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए चीज़ बनी है। जी, 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 जी। फिर वहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर में तभी मैं काम करता था। लास्ट सीरियल मेरा जो था वो जी टीवी के ऊपर आया करता था, जिंदगी की महक। अच्छा। वहाँ से फिर मैंने लास्ट सीरियल को नमस्ते कहा, ठीक। और मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर की जर्नी वहाँ पे खत्म हुई। हुई। फिर मैं एक्टिंग की एक्टिंग में ही फुल टाइम आ गया। ओके। फिर मैं एक्टिंग करता रहा, और साथ ही साथ में मतलब, क्योंकि देखिए एक्टिंग की जो सच बात है, हकीकत ये है कि हाँ। उसे पेट नहीं भरता है इनिशियल लेवल पे। जी, हाँ, जी। आप बहुत बड़ा नाम हो जाए तब आपको हो सकता अलग है कि बात अपने है, आप जी, आप हाँ। काम हो जाए, तो आपको साइड बाय साइड कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने फोटोग्राफी भी शुरू की। अच्छा। तो क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज थी मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो मैंने नई टाइप की जो फोटोग्राफी शुरू की, क्योंकि मैं फ्रेम बनाया करता था, मैं चीज़ों को चीज़ें पता हो अच्छा, गई थी, हाँ, क्या exactly, हाँ। अनवांटेड सब्जेक्ट्स है उनको हटाया, हटाना ये है, करना, जी, ये जी। करना है, वो करना है, क्या मेरे फ्रेम के अंदर कौन सी बढ़िया चीज़ें होनी चाहिए, उनकी जबकि नॉलेज थी। हम्म, तो मैंने फोटोग्राफी शुरू की, तो मैं ठीक। फोटोग्राफर ऐसे जाना गया, और एक्टिंग करियर वहाँ से धीरे 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 आपका शुरू हो गया मेरा। जी, जी। और फिर जब आप एक बार एक्टिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाए तो आपको डायरेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही तो कहा। फिर मैंने ही अपनी ही एड फिल्म्स, अपनी ही चीज़ें, अपने ही प्रोडक्शन से अच्छा, अच्छा। जी स्टार्ट प्रोडक्शन की। हाउस भी है मतलब आपका? जी, मेरा इंडियरमेंट एंटरटेनमेंट नाम से प्रोडक्शन हाउस है। हम ओके। 2014 से एक्टिव हैं, और अच्छा। सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, हम ऑल ओवर आप वर्ल्ड कह लीजिए, हम अच्छा। काम करते हैं अलग अलग एजेंसीज़ का। जी, जी, जी। तो हम जितने भी एड्स होते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स होती हैं, वीडियो ब्रोशर्स होते हैं, जी, जी। ये सब बनाते हैं, सब बनाते हैं। और मैं उसको खुद डायरेक्ट भी करता हूँ, लिखता भी हूँ। जी। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, आपने बताया अभी फोटोग्राफी में भी आपका महारत है, और ख़ुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, एक्टिंग भी करते हैं। तो जो यंग बच्चे हैं, जैसे आप भी 12th किया, फिर मास कॉम किया, फिर इस लाइन में आए, तो यंग बच्चे जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध देख के थोड़ा मतलब फैसिनेट हो जाते हैं कि यार हमको भी ऐसा बनना है, क्या उसकी जो जर्नी होती है वो कितनी कठिन होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और कई बच्चे, मुंबई तो मतलब ऐसी जगह है कि हज़ारों लाखों बच्चे आते हैं हर जगह से, तो कितनी मेहनत है इस लाइन में, और जो यंग बच्चे एज एक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या उनको बारीकियां हैं या क्या ऐसी चीज़ें उनको मेहनत करनी चाहिए, कुछ ऐसा बताइए यंग बच्चों के लिए कुछ। मैं कहता हूँ जब आपने फैसिनेट होते हैं ये बात कही, तो मैं कहता हूँ बहुत फैसिनेट होइए, ठीक। और इतना ज़्यादा हो जाइए कि उसमें आप इंडल्ज हो जाए, आपको मज़ा आ जाए, क्योंकि जब तक कि आपको उस चीज़ में खुद से मज़ा नहीं आएगा ना, तो मैं चाह के भी मज़ा नहीं दिलवा सकता हूँ उसके अंदर। तो फैसिनेटेड होना बहुत फर्स्ट स्टेप है उस इंडस्ट्री में जाने का। हाँ। अच्छा, और मेहनत आप बताइए कहाँ नहीं है जी। गड्ढा खोदोगे भाई तो फावड़ा चलाना ही पड़ेगा ना यार, तो आपको पसीना निकलेगा ही। हर चीज़ में मेहनत है, हर लाइफ के सबके अपने अपने स्ट्रगल्स है। जैसे मैं आपको भी बताया था हार्ट बीट्स के बारे में, तो डॉक्टर्स का जो है कि सबको लगता है कि अरे यार मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, वो बन जाए, बेटे की क्या हालत है वो बेटे को ही पता है। मैं मतलब डॉक्टर इतनी नोबल मतलब सर्विस है कि जिसको आप बंदा थैंकफुल तो होता नहीं है, ऊपर से 4 गालियां और सुनाता है डॉक्टर्स को, केस कुछ बिगड़ जाए, ऐसा जी, कुछ हो जाए, हाँ, न्यूज़ तो आती है। मगर वो बेचारे हर टाइम इतनी मेहनत करते हैं, इतना दौड़ते भागते हैं, इतनी चीज़ों को। और सिर्फ मैं ये एस्टेब्लिश डॉक्टर की बता रहा हूँ, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं उन लोगों को तो सीखने के लिए, तो वो इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या उनकी मेहनत नहीं है वो?
तो मेहनत हर फील्ड में है और इतनी ज़्यादा है जो हमको लिखती नहीं है। तो भाई अगर वो मेहनत कर रहा है और अगर वो बहुत बड़ा डॉक्टर बहुत बड़ा बना के कोठी बन गया और ये बन गया तो अच्छी बात है भाई, उसने मेहनत की है इतनी, और बनना भी चाहिए। मैं कहता हूँ हर डॉक्टर को एक बड़े अच्छे मुकाम में पहुँचना चाहिए, बहुत पैसा कमाना चाहिए। और आदमी क्यों कमा रहा है पैसा? हाँ, उसमें देखिए एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं, कोई लूट मचा दे, कोई ज़बरदस्ती मरे का मुर्दे का कोई गुर्दा निकाल के वो कर दे, तो ये बातें अलग हो गई इन बातों। मगर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं हमारे उसमें, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। क्या आप आज पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो आप मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने सारे काम छोड़े हैं, आपने कहा कि मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा, तो आपको कोई और चीज़ें नहीं होंगी? तो मेहनत आप भी अपनी लाइफ के आपके स्ट्रगल्स हैं, ऐसे एक्टिंग लाइफ के अपने स्ट्रगल्स हैं भाई। तो स्ट्रगल तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन आपको सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से कितनी दिन तक स्ट्रगल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जैसे वही बता रहा हूँ कि तो मेरी घर की वैसी नहीं थी, मतलब मुझे पापा ने 12th तक के पढ़ाई के पैसे दिए, मेरी फ़ीस दी, मेरे कपड़े लत्ते दिए। 12th के बाद उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, सिर्फ वो MST बनवाते थे। कहते थे कि भाई बस का जो पास होता जी, आलमबाग से लेकर के वहाँ तक का है आपका, हजरतगंज तक का, ये आपकी MST बनी हुई है, अब आपको इसके बीच में जो करना है वो करिए, खुद कमा के करना है तो करिए। तो हम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने फोटोग्राफी एक्टिंग के साथ शुरू की, तो वो क्यों की? क्योंकि भाई एक्टिंग आपको रोटी नहीं देगी, रोटी तो आपको कमानी पड़ेगी। तो जो बच्चे उसकी तरफ एक्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं, बेशक आप जाइए, खूब मज़े से जाइए, लेकिन एक बैकअप भी साथ में अपनी स्किल डेवलप करके जाइए कि मैं एक्टिंग की जब लड़ाई लड़ूंगा तो उतने टाइम पे मैं ये काम भी कर सकता हूँ। वो सबको पता होगा कि अपने अंदर मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। नहीं, जैसे बहुत एक्टर्स का मैंने इंटरव्यू भी देखा है, पॉडकास्ट भी देखता हूँ। विनीत सिंह बहुत फेमस एक्टर हैं, उनके एक इंटरव्यू में आया था, राइटर भी हैं बहुत अच्छे। जी जी, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो आलिया भट्ट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट थी, तब मैं स्ट्रगल कर रहा था। कह रहे हैं अब वो इतनी बड़ी हो गई हैं, सुपरस्टार हो गई, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो उनका कहना था कि ये 10 साल 15 साल कैसे मेरे कब निकल गए जीवन के। तो कह रहे हैं वो उस चीज़ में काफ़ी भावुक भी हो गए थे। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे उनका वो पड़ा है वीडियो, तो इस संदर्भ में मैंने आपसे पूछा था कि मतलब एक इतना अच्छा एक्टर ये कह रहा है कि मैं 15 साल मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मुझे उस लेवल का काम नहीं मिल रहा। अनुराग कश्यप ने थोड़ा साथ दिया तो मुक्काबाज मिल गई। तो मैं उस तरह चाह रहा था कि वो मतलब बच्चे कहाँ तक मतलब मोटिवेटेड रहे। खुद ही लिखी मुक्काबाज। जी जी, तो मतलब कहाँ तक मोटिवेटेड रहे मतलब बच्चे, ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि एक पल पे आके मतलब ऐसा लगता है कि टूट जाएंगे हम, अब नहीं कर सकते एक्टिंग, या ये है वो है। तो उस टैलेंट को ना मरने दे। बहुत बच्चे होते हैं टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, या क्या हिदायत देना चाहेंगे? इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल से ही इस बात को समझाता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक, अब ये फिल्में क्या है, एक धंधा ही तो है ना, मतलब ये बिजनेस ही तो है ना। अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखिए, वो बातें इमोशनल आप हटा दीजिए कि हम इस कॉज के लिए फिल्म बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपका पैसा ही नहीं है तो आप कैसे कॉज के लिए फिल्म बना लेंगे? प्रोड्यूसर तो चाहिए है ना। प्रोड्यूसर आपसे सीधा पूछेगा हिसाब कि भाई बस ठीक है मैं देता हूँ पैसा, बताओ इसकी रिकवरी कैसे होगी, तो आपको देना पड़ेगा ना। आप उसके बिना आपको ये आप फिर आप करिए, मेहनत करते रहिए, नौकरी करते रहिए, पैसे इकट्ठा कर लिए, फिल्म बनाइए, और तब तक क्या वो फिल्म पिट गई तो आप उधर से भी गए जो आपने जिंदगी भर की मेहनत की थी, और इससे भी चले गए। तो अगर जब ये बातें आती हैं, अब विनीत साहब ने ये किस रेफरेंस से बोली क्या पता, मतलब मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा है, लेकिन देखिए अगर ये बात भी है कि आलिया भट्ट सक्सेसफुल हो गई और कहाँ की पहुँच गई, तो उसमें कोई मैं गलत नहीं देखता। मैं पर्सनली गगनदीप सिंह डडियाला इस बात पे गलत नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अगर आप आज एक साड़ी का शोरूम खोल लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे इंदिरा नगर में आपने साड़ी का शोरूम खोल लिया, आपने खूब मेहनत की, उसको एक बड़ा एक वो किया, बनाया, धीरे बनाया, तो आप उसका किसको देंगे उसके बाद? उसको अपने बच्चे को तो देंगे, किसको देंगे आप? मुझे तो आपने कहा गगनदीप सिंह आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप एक आधे मेरा बिजनेस ले लीजिए। तो सेम वो आलिया भट्ट का है ना भाई। उनके मम्मी पापा ने जब मेहनत की है इतनी, शुरू से वो बनाते आए हैं, सही बात है, तो उसने वहां तक की पढ़ाई तो देखी हुई है जो हम बेसिक शुरू करते हैं। अब जैसे भैया कि हमारे कॉलेज में एक लड़का था, तो हमारे कॉलेज में जो AC लगा, तो मोस्टली हम लोगों ने कभी AC देखा नहीं था। अच्छा, ठीक, कि मतलब कि तुम लोग कहते हैं AC, वाह क्लास के अंदर AC लगा हुआ है। अब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा, पंखा भी चल जाए तो बढ़िया बात है। तो मतलब थैंकफुली मतलब हमारे स्कूल में चलता था, वैसे ऐसा नहीं था कि हम लोग शरारती बच्चों में से मोड़ देते थे। तो AC देखा तो वो कहता था कि तुम लोग इतना क्यों खुश होते, तो बहुत बेसिक चीज़ है AC तो, क्योंकि वो शुरू से देखता हुआ आया ना भाई AC, उसने कार देखी शुरू। मगर हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि AC लगा हुआ है। वैसे ही तो आलिया भट्ट शुरू से देखती आई हैं, वो उनका अपना स्ट्रगल है, और हो सकता है वो भी एक लेवल से, जब उनका मीडिया कितना मजाक उड़ाया करता था और
उन्होंने एक लेवल पे अपने आप को स्टेब्लिश, मैंने तो उनके साथ काम किया है आलिया भट्ट के साथ, जी जी हाँ, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में, तो मैंने उनको तो ऐसा पर्सन देखा हुआ है। जी जी। तो वो एक लेवल पे पहुंची है, तो उसमें हमको शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो भाई हम भी तो, जब मैं भी जीरो था, एक बहुत बड़े मुकाम पे नहीं मगर आज भी एक मुकाम पे आके बैठा हूँ ना, जी जी तो हो सकता है। और विनीत जी तो मेरे से भी ऊपर है। अब मैं कहूँगी विनीत जी यहाँ से वहाँ पहुँच गए, और मैं नहीं पहुंचा, तो भाई वो मेरा स्ट्रगल है। वही वो दूसरा स्ट्रगल उसमें ये भी आ जाता है कि भाई वो तो कास्टिंग डायरेक्टर में पसंद आऊंगा कि नहीं, वो मुझे ढूंढ रहे। पंजाब में बैठा हूँ, लखनऊ में। तो ये है कि बस जब आपको 1-to-1 मिलता है, और सबसे इसके पीछे का बिहाइंड है कि बस ऑडिशन ही है सब कुछ। अगर उसने रिक्वायरमेंट डाली, ऑडिशन मिला, आप अगर किसी भी यूपी के, नेपाल के किसी गांव में कोने बैठे हैं ना, वो आपको घर से उठा के ले जाएगा अगर आपको पसंद है। वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो भाई आप मेहनत करते रहिए, हो सकता है कि आप एक दिन उस मुकाम पे पहुंच जाएं कि आप आलिया भट्ट को भी क्रॉस कर जाएं और अमिताभ बच्चन साहब को भी क्रॉस कर जाएं, आपको क्या पता, यू नेवर नो। तो ये बताइए, जो आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है वो प्रैक्टिकली फिल्म इंडस्ट्री में या इस लाइन में कितना काम आया आपके, वो पढ़ाई? बहुत अलग, बहुत अलग। अच्छा, अलग है, बहुत अलग है। अच्छा। देखिए अब यही चीज़ें आती हैं कि अब पढ़ाया आपको क्या जा रहा है ज़रूरी नहीं है वही प्रैक्टिकल में आए। प्रैक्टिकल के सिनेरियो बिल्कुल ही अलग होते हैं, और इसका कोई लेना देना नहीं है आपके पढ़ाई की है, वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन के लिए ठीक है भाई, एथिक्स के लिए ठीक है। अब आप बताइए कि आज की डेट पे कौन सा मीडिया वाला है जो मीडिया लॉज एंड एथिक्स को फॉलो करता है? कोई है ऐसा मीडिया वाला? क्यों? क्योंकि वो मीडिया वालों ने वो है ही नहीं जो मास कम्युनिकेशन। तो मीडिया तो हर आदमी आज के डेट में कैमरा निकाल के मीडिया वाला बन गया, तो वो एथिक्स कहाँ से फॉलो करेगा? अब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जब अभी ये हुआ था कोविड, जी जी, का लॉकडाउन लगा था जिस टाइम पे, तो आपको याद होगा कि उसमें न्यूज़ चैनल पे फ्लैश होना शुरू हो गया, एक निहंग सिख ने काटी पुलिस ऑफिसर का हाथ, बांह काट दी। अब जबकि वहां पे हमको हमेशा धर्म के लिए लिखने के लिए मना किया गया, अगर मीडिया लॉज एंड एथिक्स की बात करें तो आप हमेशा ये लिखते हैं कि एक समुदाय से दूसरी समुदाय की लड़ाई हुई, दंगे फसाद हुए, ऐसे नाम नहीं लिख सकते आप देखिए आज कब होता था ये, पहले कभी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कहाँ लिखते थे कि फले धर्म की फले धर्म से लड़ाई हुई, या फले पक्ष का फला। ये तो अभी करीब शुरू हो गया, मतलब थोड़े टाइम से ही ये सारी चीजें शुरू हुई। सही बात है। तो उसमें लिखा कि एक निहंग सिख ने काटी एक पुलिस ऑफिसर की हाथ, क्योंकि वो उसने निकलने से बैरिकेटिंग को रोक रहा था, तो उसने जाके हाथ काट दिया। अब पूरी दुनिया में रोष शुरू हो गया कि भाई बताओ वो सिख ने उसका जो है बांह काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी हूँ तो मुझे तथ्य खंगालने की बहुत आदत है कि पीछे जाके देखो इसके था क्या। तो मुझे लग रहा कुछ गड़बड़। जब मैंने उसके अंदर गया और मैंने उसको देखा पीछे, तो वो एक्चुअली जो वो जिसकी बांह काटी है वो भी सरदारी है। अच्छा तो अब आपको मीडिया से आपको अच्छा वो कहाँ से लेना है, फुटेज कहाँ से लेनी है, मुझे यहाँ फुटेज मिले, ये हेडलाइन लिखो, तो इससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए। और लोगों ने गाली कट शुरू कर दी। अबे ये नहीं देख रहे हो कि काटी भी तो उसने, सिख ने सिख की, निहंग ने सिख की काट दी। बात यहाँ सिख और सिख की नहीं हो रही, यहाँ एक आदमी जिसको सामान लेके जाना था उसने दूसरे आदमी की तो काटी है भाई बांह जी, पुलिस ऑफिसर की काट दी बांह ये। तो उन्होंने मगर हाईलाइट में से कर, तो ये हो गई आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, वो पढ़ाई नॉलेज। जबकि हम पढ़ाई के हिसाब से अगर चलें तो हम ये नहीं कर सकते। सही बात, ये गलत हो जाता है। ऐसे ही हमको भी जितनी भी चीज़ें हमने जब वहाँ जाके सीखी तो वो बिल्कुल ही अलग थी पढ़ाई से। पढ़ाई हाँ नो डाउट काम आई, लेकिन कितना प्रिसाइज, हाँ कितनी प्रिसाइजली करना है, क्या चीज़ें करनी है। पीछे आपको जब आप कैमरे के पीछे रहते हैं तो आपको इतने चीज़ की नॉलेज मिल जाती है, आपको आगे कैसे परफॉर्म करना है, डायरेक्टर क्या चाह रहा है आपसे, तो ये सब आपको नॉलेज सारी पीछे से मिलती है। तो पढ़ाई आप कर रहेंगे तो आपको एक थोड़ा सा फटाफट बढ़ने का मौका जरूर मिल जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के आगे कुछ नहीं है। जैसे वही मैं कहता हूँ कि आप 3 साल की मास कम्युनिकेशन की ग्रेजुएशन करिए, और उसी के बजाय आप पहले साल में जाके नौकरी करने लग जाइए। तो जब आप ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद इंडस्ट्री में पहुँचेंगे तो आप फ्रेशर कहलाएंगे, और वो 3 साल का एक्सपीरियंस कहलाएगा, तो आपसे वैसे ही बहुत आगे। सर अगला सवाल मेरा ये है कि सीरियल्स में भी आपने बहुत काम किया, मैंने आपको देखा भी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्राइम पेट्रोल में, सीआईडी में, वागले की दुनिया में, और अभी लेटेस्ट भी शायद मेरा बच्चा ही दिखा रहा था कुछ, हम लोग देख रहे थे कॉमेडी, तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा
उसमें भी मैं आपका अब रिजम्बल कर पा रहा हूँ इतनी देर बाद कि मैंने हाँ आपको देखा हुआ लग रहा है। तो सर ये सीरियल्स की जर्नी कुछ बताइए सर। तो बहुत बड़ा शो है वागले की दुनिया। और कहते हैं मतलब हम एक्टर्स की लाइन में कहते हैं कि भाई अगर आपने सीरियल किए हैं तो आप चुपचाप बैठे रहिए, बताइएगा नहीं किसी को सीरियल किया हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि होता ये है कि जब मैं अभी असिस्टेंट डायरेक्टर था तो कहा जाता था कि भाई सबसे सुपरलेटिव जो होता है वो होता है आपका जो फिल्मों में जिसने काम की, जिस एक्टर ने उस फीचर फिल्म जिसने की हुई है, उसके बाद आता है जिसने एड में काम किया है, और तीसरे नंबर पे वो एक्टर आता है जिसने सीरियल में काम किया है। तो पूछता नहीं है कोई भाई सीरियल का एक्टर, तो किसी को बताना नहीं सीरियल में काम किया है और ऐसा किया वैसा किया है। लेकिन मेरा सोचना बिल्कुल अलग है। मैं तो गर्व से बताता हूँ मैंने सीरियल में काम किया है, और क्यों आज के टाइम पे सीरियल्स का बताना भी बहुत ज़रूरी है। और आप अगर ये बात करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा कोई छोटा मोटा शो नहीं है, सीआईडी कोई छोटा मोटा शो नहीं है। बहुत सालों से, हम तो सोचिए 15 साल से तुम हमें याद है, हम देख ही रहे हैं उसको। जी 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 जी। तो सीरियल्स का इस टाइम पे बताना क्यों ज़रूरी है कि जितना भी सीरियल्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये आप सीरियल मत कहिए, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ वेब सीरीज़ कहिए। बिल्कुल। हाँ, क्यों? क्योंकि पहले सीरियल आता था चला जाता था, कोई देख नहीं पाता। कहाँ आज की डेट में एपिसोड वाइज वो पूरे आपके ओटीटी के ऊपर पड़े हुए हैं जी। और उनका प्रोडक्शन भी इतनी हाई क्वालिटी का हो रहा है कि आपको नहीं लगता कि आप ये कोई सीरियल देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई सीरीज देख रहे हैं जो बहुत लेंदी सीरीज है। और तारक मेहता का उल्टा के चश्मा की बात करें तो उसकी भी एक बहुत प्यारी कहानी है। प्लीज बताइए, ये व्यूअर भी जानना चाहते हैं कि कैसे तारक मेहता उल्टा चश्मा में कैसे मतलब आना हुआ। तो इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मैं आपको बताऊं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब अभी मधुबाला और दो दिल एक जान की मैं बात कर रहा था फर्स्ट टाइम पे जब गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक हमारे ऑडिटर थे। अच्छा। तो एक दिन थोड़ा वर्कलोड कम था तो कहते कि आओ तुम्हें मैं घुमा के लाता हूँ उधर। जब पहले मधुबाला की बात हो रही थी तो फिल्म सिटी के अंदर सेट लगा हुआ था मधुबाला का। हमारा जो सेट लगा हुआ तो फिल्म सिटी के अंदर जाते ही राइट साइड में लगा हुआ था, जहाँ रामलीला, उस टाइम पे रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी रामलीला, उसके बगल में जस्ट सेट लगा हुआ था। तो यहाँ से वहाँ तक की जर्नी की पूरे जंगल होके जाके अंदर जाना पड़ता है पूरा। तो कह रहे आओ मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। ऐसे घूमते 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 जा रहे थे, और इस टाइम पे तो आप जाएंगे तो बहुत सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। उस टाइम पे इतनी सिक्योरिटी वैसे नहीं हुआ करती थी कि आप बड़े आराम से ऐसे घूमते घामते थे। और क्या खैर हमारे पास तो सब कुछ था, तो हम लोग तो वैसे भी जाया करते थे। तो वहीं से पास होते हुए जब मधुबाला के सेट पे जा रहे थे तो तारक मेहता के सेट पे गए हम। तो तारक मेहता के सेट पे आए तो आपने गोकुल धाम का गेट देखा होगा। वो तो कह रहे गगन ये देखो ये है वो, ये तारक मेहता का। तो देखते हुए पहचाने, हर आदमी पहचान जाता है उसको कि ये भाई वो उसकी दुकान बाहर अपना। तो कह रहे कि फ़ोटो खिंचवा लो यहाँ पे अपनी। मैं कहा नहीं अभी नहीं खिंचवाऊंगा, जब ये लोग बुलाएंगे खुद ना तब मैं खिंचवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं ये जब मैं सीरियल करूँगा, जब हो सकता है कि मैं यहाँ से एक बार असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ बनने के लिए आऊँ, तो जब असिस्टेंट डायरेक्टर जब बनने के लिए आऊँ तब मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगा। लेकिन भगवान को क्या मंजूर था? भगवान को मेरे इससे भी सुपरलेटिव फॉर्म में ये मंजूर था कि भाई मैं एज एन एक्टर आऊँ। तो ये चीज़ कितनी बढ़िया रही कि जब मैं एक्टर जब बनने के लिए आया तो कैसे भगवान ने उसको अप्रोच कैसे बनाया उसका, कि जब मैंने यहाँ मैं मना करके आया था कि मैं फोटो तब खिंचवाऊंगा जब ये लोग खुद मुझे बुलाएंगे। मैंने ये नहीं कहा था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बुलाएंगे या एज एन एक्टर बनाएंगे या क्रिएटिव बुलाएंगे, ये नहीं कहा था। मुझे 2024 के लास्ट में ये मौका मिला। अच्छा जी। तो मेरे पास एक ऑडिशन आया बनने के लिए, मैंने उसको ऑडिशन बना के भेजा। वही सेम स्टोरी, मैं कभी खुश नहीं होता भेजने के बाद कि भाई धीरे धीरे चलते हैं देखेंगे क्या होगा। तो जिस टाइम पे मैं उस सेट पे पहुंचा तो मुझे उस बात की याद आई कि ये मैं छोड़ के कह के आया था और ये चल रहा था पीछे पीछे, और आज मैं सीरियल पे यहाँ पहुंचा। तो तारक मेहता की जर्नी मेरी जो है दिल से जुड़ी हुई थी उस टाइम से, जो कि आके अब पूरी हुई थी, और खूब मजा आया मतलब सबके साथ काम करके। और बहुत फेमस सीरियल है वो। तो क्या रोल था सर, कुछ कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या रोल था उसमें सीरियल में? मेरा सोडी के फ्रेंड का कैरेक्टर था। तो हम लोग जाते हैं खूब पार्टी वार्टी करते हैं। मुंबई में जो फिल्म के लिए या टीवी सीरियल्स के जो ऑडिशंस होते हैं उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, मतलब जो मैंने सुना है देखा है कि फिट या तो नॉन फिट। नॉन फिट है तो मतलब आप रिजेक्ट हो गए, और फिट अगर किसी को कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं या किसी बच्चे को पसंद करते हैं तो उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है? मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर या जो क्रू होती है वो कैसे ढूंढती है उस बच्चे को? मान लीजिए उसका कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब कैसे ट्रेस करा जाता है और कैसे उसको पकड़ के लाया जाता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं देखिए, अगर ऑडिशन हुआ है तो इट मीन्स वो उसने खुद अप्रोच किया होगा। अच्छा ठीक। तो या उन्होंने उसको अप्रोच किया होगा। जब अप्रोच करके ऑडिशन बनवा ही लिया है तो इट मीन्स दोनों के कॉन्टैक्ट्स होंगे आपस में। जैसे कि
इंट्रो ज़रूर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, हाँ। तो वहाँ पे आपका नंबर वगैरह सब शेयर कर ही लिया जाता है। तो फिट नॉट फिट, तो जैसे नॉट फिट भी होता है तो वो आपको मुंह पे बोल देंगे, मतलब ऐसे कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है तो इसको नहीं बताएंगे। तो नॉट फिट उन्होंने बोल दिया, नॉट फिट मतलब सिलेक्टेड, फिट मतलब सिलेक्टेड। तो जब सिलेक्टेड का बता ही रहेंगे उस टाइम पे उसको बता ही देंगे कि भाई आप सिलेक्टेड होता है। शायद ये मैं सुना है कि फ़ोन पे बताते हैं या एक दिन बाद बताते हैं, और फ़ोन मान लो उसके बच्चे का नहीं मिल पा रहा है या कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे ढूंढते हैं उसे? मतलब क्या घर तक अप्रोच करते हैं वो लोग? नहीं, तो ये तो बहुत सारी कंडीशन में हुआ कि जब वो कास्टिंग नहीं हो पा रही है और उसको वैसा ही चाहिए बंदा, अच्छा, तो वो ढूंढ के ले आते हैं कहीं से भी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर की कॉल ही होती है ऐसी। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारा सीरियल चल रहा था तो उसी टाइम की बात है कि एक और ZTV पे सीरियल शुरू हुआ और वहाँ पे कास्टिंग की रिक्वायरमेंट निकली लीड के लिए। ठीक। तो लीड के लिए जब कैरेक्टर के लिए कास्टिंग निकली लड़की के लिए, तो वो कास्टिंग बहुत अजीबोगरीब थी। मजा आएगा आपको सुनने में भी। जी, बताइए। तो यहाँ से शुरुआत हुई उसकी कि अब जितनी भी लड़कियां आ रही हैं, जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए, और सब लोग दौड़ रहे हैं, जिम में भाग रहे हैं, जीरो फिगर बनाने में लगे हैं, एक्ट्रेस बनना है, ये करना है, वो करना है। वहां पे उस सीरियल की रिक्वायरमेंट एकदम ऑपोजिट आई। उसमें मोटी लड़की चाहिए थी, और मोटी लड़की और जो बहुत खूबसूरत दिखती हो। अब ढूंढ के परेशान। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल। कि भाई एक्टर भी हो, खूबसूरत भी हो और मोटी भी हो। मोटी लड़कियां मतलब कभी वो कहती हैं कि भाई मैं एक्टिंग में कैसे जाऊंगी, वो लोग उससे से कॉन्शियस हो जाती है। और लीड की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वो तो फिर भी वो कहेंगी चलो मैं साइड कैरेक्टर या कुछ उसकी बहन बन जाऊंगी, ये कर दूंगी, तो वो तो उसकी सोचती नहीं। और जितनी हीरोइन बनने आई हैं वो सब पतली बनने आई हैं। तो मैंने वहीं से सीखा कि, और एक चीज़ जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो आशुतोष राणा सर हमारे कॉलेज में आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी। तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कोई, तो कह रहे कि यदि आप आम हैं तो आम रहिए, इमली बनने की कोशिश मत करिए। क्योंकि जिसको अपने जिस पल आम को आम बनने में शर्म आने लग जाएगी, उस पल वो इमली तो बन नहीं पाएगा, साथ में आम भी नहीं रह पाएगा जी। तो इसलिए आम रहिए, दिन खास बनाती जाएंगे। तो आप कोई बहुत ज़्यादा अपने आप मेहनत ना करिए, वो जो आप है वही रहिए। तो यहीं पे वो कंडीशन एकदम फिट हो रही थी, क्योंकि लड़कियां कोई मिल नहीं रही। तो उन्होंने खोज करनी शुरू करी, खोज करनी शुरू, कोई मिले ही नहीं भाई। आखिरी में जाके एक लड़की मिली, शायद इंदौर से थी या भोपाल से थी। उसने कहीं कभी ऑडिशन कहीं दिया होगा, तो वो सीरियल ने निकाल के दिया कि भाई फला फला लड़की, चैनल ने निकाल के दिया कि भाई फला फला लड़की ऐसे चाहिए। फिर सबने खोज करनी शुरू की। खोज करने के बाद पता लगा कि ये जो है अपने एक्टिंग वाली फील्ड को छोड़ के चली गई है, क्योंकि हताश हो गई थी या जो भी हो गया था, और वो डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। अच्छा, ठीक। अब उसके बाद जब पहुँचे तो हुआ ये कि उसको कहा गया कि ऐसे ऐसी ये रिक्वायरमेंट है। अब उसके घर वालों ने तो बिल्कुल मना करके रखा हुआ था कि आपको भैया एक्टिंग करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। और उसका क्या हुआ था, उसकी शायद नौकरी भी लग गई थी, सरकारी नौकरी। अच्छा, डॉक्टरी की। ठीक। तो वो मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर को इनिशियल उनकी लाइफ में CHC भेजा जाता है, दूर दूर की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं गाँव के अंदर दूर दूर भेजा जाता है। तो अब जब उसकी नौकरी लग गई, आज सीरियल वाले पीछे पड़े हुए हैं कि भाई, और जब चैनल अटक गया कि मुझे बड़ा आर्टिस्ट चाहिए, तो चाहिए उनको, कहीं से भी लेके आओ, कैसे भी लेके आओ। और प्रोडक्शन का क्या जुड़ा हुआ है उनके, भाई कमाई जुड़ी है, प्रोडक्शन धंधा जुड़ा है भाई, और सीरियल नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। तो बहुत अप्रोच की गई, उसने मना कर दिया। आखिरी में लड़की तंग आ गई, उसने कहा घर वालों से आप बात कर लीजिए। घर वालों के पास गए, घर वाले बिल्कुल ना माने कि नहीं भाई, अब हमारी लड़की डॉक्टर बनने वाली है और बनी गई है, मतलब कि अब तो नौकरी करने जा रही है वो, और हम तो नहीं भेजेंगे ये सब सीरियल वीरियल में। ये लोग नाक मुंह रगड़ते रहे, वो नहीं माने आखिरी तक। फिर ये हुआ कि रोज जब अप्रोच करने लग गए ना, तो इनके माँ बाप भी दुखी हो गए लड़की के। इन लोगों को मैं ऐसी क्या बात कहूँ कि ये लोग ऐसे यहाँ से भाग जाएं और दोबारा कभी आए ना। तो उन्होंने कहा कि चलो इन जब आएंगे ये, तो इनको ऐसा दाम बता देंगे, ऐसा पैसा बता देंगे कि ये लोग आगे उसकी बात ही ना करें। अब वो इनिशियल फेज के डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने सोचा कि भाई नौकरी लगी 35-40 हज़ार रुपए की, तो इन लोगों को हम 70,000 रुपये बोल देते कि तो ये लोग अपने आप ही वो मुंह बनाएंगे और भाग जाएंगे ये लोग। तो जब फाइनली आए प्रोडक्शन वाले एक बार और अप्रोच करने के लिए, ठीक है कर लेगी हमारी लड़की, 70,000 रुपये लेगी। अब प्रोडक्शन वालों की भी थोड़ी सी वो खड़ी हो गई भाई कि यार 70,000 रुपये, मतलब एक्चुअली वो 70,000 रुपये जो अगर सीरियल के हिसाब से देखा जाए तो एक ह्यूज अमाउंट है। तो वो लोग परेशान हो गए और बाहर गए, और उन्होंने चैनल को कॉल किया कि भाई एग्री तो हो गई है, लेकिन इतने रुपए मांग रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद 2-3 घंटे बाद कंक्लूजन निकला, और उन्होंने कहा ठीक है, दिया 70,000 रुपये। अब इन लोगों के बेचारों की भी वो हो गई, अरे यार ये तो मान ही गए एक्चुअली, बैकफायर हो गया। अब हम क्या करें। तो अब कमिट कर दिया, तो अब तो भेजना पड़ेगा। वो सीरियल बना, बहुत अच्छा चला। उसके बाद 1 महीना हो गया सीरियल को शूट होते हुए।
उसका चेक आया लड़की का, हाँ। और चेक जब आया तो वो पर शिफ्ट के हिसाब से 70,000 रुपये आया था, और वो देख के घबरा गए, और उन्होंने मांगा था पर मतलब टोटल सैलरी, अब वो सैलरी हिसाब से 35,000 40,000 रुपए की सैलरी सोच रहे होंगे ना वो, उन्होंने 70 मांग लेते भाग जाएंगे, और जब चेक मिला लाखों का, ये क्या है? तो आप समझ रहे हैं कि कितना डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे भाई, आपको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ आपको उठा के ले जाना, वहां से उठा के भी ले जाएंगे। आप रातों रात राजा बन गए, आपको वो भी नहीं पता, आप स्ट्रगल करे जा रहे जिंदगी भर, तो हो सकता है कि वो आप ना उस अप्रोच तक भी ना पहुंच पाए। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा किस्सा बताया आपने तो। जी। जैसे आप लखनऊ के ही हैं, तो क्या यहाँ भी लखनऊ में या आसपास कहीं जगहों में शूटिंग आपने करी है? क्योंकि शायद गवर्नमेंट भी सपोर्ट करी, जहाँ तक मैंने सुना है। फिल्म बंधु एक पूरा उनका गवर्नमेंट का ही ये पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है अगर उत्तर प्रदेश में शूटिंग करते हैं। तो क्या ऐसे लखनऊ में कोई आसपास शूटिंग चल रही है, या आपने कोई शूट ऐसा कुछ करा है किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे? जी बिल्कुल, मतलब लखनऊ से तो मतलब लखनऊ की तो हमेशा उम्मीद रहती है, मेरे जितने भी शूट लगे तो लखनऊ में लगे, लखनऊ से इतना प्यार है मुझे। लेकिन वही जो बात आई कि अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम लखनऊ में नहीं होते। अच्छा। फिल्म बंधु का काम क्या हो गया, वो फ़ायदेमंद हो गया प्रोड्यूसर्स के लिए। एक्टर्स का अभी तक मुझे नहीं लगता, मेरी नॉलेज में नहीं है कि एक्टर से कोई डायरेक्ट संबंध है फिल्म बंधु का। क्योंकि वो सब्सिडी पास करनी है, वो करनी है, तो वो प्रोड्यूसर, हमारी पेमेंट का जो हिसाब रहता है, किताब रहता है, वो प्रोड्यूसर से रहता है। जो लखनऊ में शूट की बात करें तो इतनी खुशी होती है, तो सबसे पहली जब फिल्म मुझे लखनऊ के लिए ऑफर हुई जी, वही सबसे बड़ी मेरी खुशी थी, जो कि रिलीज भी हुई। ग्रहण, जिसके बारे में आपसे जिक्र कर रहा था, वो 1984 के सिख राइट्स पे बनी हुई, जिस राइट्स नहीं कही उसको जेनोसाइड ही कही है आप। एक तरह का तो उस पे जब मुझे काम करने का मौका मिला, तो लखनऊ की अपने खुशबू को सूंघने का और यहाँ पे काम करने का मौका अलग ही था। शहर में काम करने का अलग ही मजा आया। और उसमें भी ज़्यादा और मज़ा ये था कि उन्होंने लखनऊ को लखनऊ नहीं दिखा के झारखंड दिखाया हुआ था। अच्छा। जी जी जी। तो वहाँ की पूरी स्टोरी है, और लखनऊ को मगर यहीं को डेवलप किया है। तो बाराबंकी में भी हम लोगों ने शूट किया, मलियाबाद में भी शूट था, वृंदावन में भी शूट था। जी जी। तो खूब मज़ा आई यहाँ लखनऊ के शूट में। आपके सर पेरेंट्स की अप्रोच क्या रहती है जब शूटिंग होती है, या जो ये फिल्मों की जितनी भी आपकी चकाचौंध है, इसमें आपके पेरेंट्स का क्या फीडबैक है, क्या अप्रोच है? ये इस फीडबैक का मैं क्या कहूँ कि मतलब मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं हर मामले में, लेकिन वो फिल्मों को देखने के मामले में सपोर्टिव नहीं है, मतलब खुद के तौर पे। अच्छा। उनको बहुत खुशी होती है, मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, मैं सीरियल में काम कर रहा हूँ, उनको बहुत खुशी होगी। मेरे पापा ने सिर्फ आखिरी पिक्चर जो देखी होगी, मेरे को लगता है थिएटर में जाके, वो बॉर्डर देखी होगी, जब मैं बहुत छोटा था, 92 या 93 की शायद बात है। वो आखिरी फिल्म थी। मेरे पापा को फिल्मों का बिल्कुल शौक नहीं है देखने का, लेकिन वहीं पे मुझे मोटिवेट करने का बहुत शौक है उनको। मेरा कोई भी एक रोल आएगा या कुछ आएगा, वो सुबह उठ के सब व्हाट्सएप पे सबको बांटेंगे, वो दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, ये देखो मेरे बेटे ने काम किया, ऐसा किया, ये किया है। उनको इस चीज़ से बहुत खुशी होती है। जी जी जी। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। उनको शूटिंग देखने का या उसमें कहने का हाँ हम इंटरेस्ट नहीं है, मगर जब आता है चीज़ों को तो देख के बहुत खुश होते हैं, और 100 लोगों को दिखाते हैं। ये तो आपने फादर बताया, और मदर का? मम्मी तो हमेशा मम्मी तो फिल्मों की तो बहुत शौकीन है। वो पापा की वजह से बहुत सारे थिएटर में फिल्में नहीं देखती, क्योंकि उनको शौक नहीं है। तो उनके शौक के हिसाब से उनको चलना पड़ता है, मगर मम्मी को बहुत फिल्मों का शौक है। जी 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 जी। आपके सर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और हम किस किस उसमें आपको मतलब देख सकते हैं रोल्स में, थोड़ा इसका बताइए। तो आप दुआ करिए कि मैं हर दिन हर एक एपिसोड में और हर एक फिल्म में छाया रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तो कुछ ही मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन है, वो आने वाले हैं, और उसका मुझे बहुत इंतज़ार है। एक तो जो मैंने आपको बताया यूनियन मेकिंग ऑफ इंडिया जी, जो कि उम्मीद है कि शायद अगले साल की शुरुआत में ही वो आ जाएगी। अच्छा। उसके बाद अभी जस्ट मैंने बेन रेखी सर हैं, एक ये हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, आप कभी सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, एक नामी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ लास्ट मैन इन टार में। अच्छा। वो आपको देखने को मिलेगी, होपफुली वो भी मिड ऑफ 2026 तक शायद आ जानी चाहिए, मगर फिल्मों का वही मैंने कहा कोई भरोसा नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, और वो अपर लेवल पे सारे खेल होते हैं। तीसरी जो लखनऊ के और यूपी के हिसाब से बहुत करीबी फिल्म आपके लिए भी होगी और मेरे लिए भी होगी, वो वेब सीरीज आ रही है प्रियदर्शन सर की, जय श्री राम। अच्छा। तो उसकी मोस्टली शूटिंग लखनऊ में ही हुई है, और आपकी अयोध्या में हुई है, जहाँ पे मैंने शूट किया ही हुआ है, अयोध्या में भी। अरे वाह। और इसके लिए हम गए थे केरला भी शूट करने के लिए, कोची में वहाँ शूट किया, हैदराबाद में भी शूट था, वहाँ मेरा शूट नहीं था, दिल्ली में भी किया था, मगर वो बहुत अच्छी वेब सीरीज जो है जिसका इंतज़ार हो रहा है मुझे, और वो होपफुली दिसंबर तक आ जाएगी। अगर कोई चीज़ ऐसी ना हुई तो वो दिसंबर तक आ जाएगी। ठीक सर, आप आए सर, बहुत अच्छा लगा, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए,
और इसी तरह सर लखनऊ का नाम रोशन करते रहिए, हम लोग को दोबारा मौका देते रहिए। जब कभी आप लखनऊ आएँ तो प्लीज़ हमें बताइए, तो आपसे और हम लोग गुफ्तगू करेंगे इस तरह। थैंक यू सो मच कुणाल जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपके पास आ पाया। और उम्मीद करूंगा कि जब भी मैं लखनऊ आऊँ हाँ, या लखनऊ में हूँ तो आपसे ज़रूर मिलूँ और हम लोग एक और नया पॉडकास्ट शूट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।